हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से आगे के जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए थे। वास्तविक संख्या के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे मैंने आपको वास्तविक संख्या के करा दिए थे। ठीक है, आज बारी है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर की। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है आप सभी का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इसके हम लोग देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज की इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग कर भी लेते होगे, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नंबर के और 3 नंबर के। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हूँ मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार की एक और वीडियो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है, और जिसमें मैंने आप सभी को बताए थे वास्तविक संख्या चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, और इसी प्रकार के मैं बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग छोटी वीडियो देखो और थोड़े से क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। ठीक है, मैं एक घंटे की क्लास बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको 10 मिनट की वीडियो में अच्छे समझ में आ रहा है तो उतना ही काफ़ी है। अगर 10 मिनट में आप सभी को 4 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप सभी के लिए उतने ही सफिशिएंट है। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से देखो, मैंने वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रश्न ये मैं सारे करा चुका था आप सभी को। ठीक है, यहां तक मैं करा चुका था, लगभग 4 से 5 प्रश्न मैंने वास्तविक संख्या के कराए थे। आज मैं आपको बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखिए, फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + 4y = 1 तथा 2k - 1, ये ब्रैकेट के अंदर 2k - 1 और फिर देखिए x लगा रखा है, यानी x है और प्लस k - 1 फिर y है और बराबर में 2q + 1 कोई एक हल है, यानी कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा आपको उस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमको सबसे पहले 2 समीकरण दे दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जल्दी से आपको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगा, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण आप सभी का दे रखा है स्टूडेंट्स 3x + 4y = 1। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 दे रखा है। इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2k - 1 और x दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर x की घात 3 है लेकिन यहाँ पर 2k - 1 है, चेंज कुछ भी नहीं है। देखा, अभी मैं आपको दूसरा समीकरण बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 2k - 1 और यहाँ पर x लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ 3 लगा हुआ था मगर यहाँ पर 2k - 1 लगा है, बस इतना फर्क है। फिर प्लस एज इट इज लगा हुआ है, फिर यहाँ k - 1 और y दे रखा है, k - 1 और इंटू में y है, बराबर में देखिए यहाँ पर k है लेकिन यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 2k + 1। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोनों समीकरण अलग अलग हैं। ठीक है, ये थोड़ी सिमिलर है, बहुत आसान है, और ये थोड़ी सी कठिन है समीकरण। ठीक है, और यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी थी कि कोई हल नहीं है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि कोई हल नहीं है। क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि प्रश्न में ये दे रखा है कि कोई भी हल नहीं है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को जब भी दे दिया जाए कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, तो इसके लिए आपकी कंडीशन होती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब कोई हल नहीं होते तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो देखिए उसकी जो कंडीशन होती है ना, वो होती है a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट यानी डज नॉट बराबर c1/c2। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मैं मान लेता हूँ कि जो ये वैल्यू है आप सभी की a1 है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर 1 दे रखा है, मान लेते हैं y के संग 1 दे रखा है, वो हमारे लिए b2 हो जाता है, सॉरी b1 हो जाता है, और ये हमारे लिए c1 हो जाता है। अगर मैं इस दूसरे समीकरण की बात करूँ तो इसमें हमारा 2k - 1 a2 हो जाता है, k - 1 b2 हो जाता है, और 2k + 1 पूरा ये हमारा c2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी यहाँ से इसके मान रखते हैं, तो आप लोग लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिखोगे। तो देखिए एक काम आप लोग कर सकते हो या फिर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक काम आप लोग यहाँ से करिए, दोनों समीकरणों से a1 a2 सभी के मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सभी के मान। तो देखिएगा a1 बराबर मुझे निकल के आया 3, और यहाँ से देखिएगा a2 बराबर निकल के आया 1, सॉरी हाँ 1 ही निकल के आया। और देखिए C1 बराबर C1 कितना निकल के, ये देखिए 1 है, यहाँ पर A2 नहीं 1 है। तो देखिए C1 बराबर निकल के आया केवल 1। ठीक है,
तो यहाँ देख लीजिएगा हम लोगों ने निकाल लिए A1 मतलब A1 A2 और ये B2 है हमारा, ठीक है। इन सभी के मान मैंने निकाल लिए। अब मैं निकालूंगा समीकरण 2 से A2 B2 व C2 के मान। तो देख लीजिएगा यहाँ पर A2 बराबर कितना आ जाएगा आप सभी का 2k माइनस का 1, 2k माइनस का 1। इसके बाद देख लीजिएगा B2 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा y के साथ जो घात है उसी को हम लोग मान लेते हैं B2। तो B2 क्या निकल के आएगा, k माइनस का 1। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समीकरण 1 व 2 से A1 A2 यानी कि A1 B1 व C1 के मान निकाले। इसी प्रकार से मैंने समीकरण 2 से A1 B2 व C2 के मान निकाले, ठीक है। अभी आप लोग देखना किस प्रकार से इस प्रश्न को मैं आपको हल करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने C1 का भी मान C2 का भी मान निकाल लेता हूँ। C2 का मान आप सभी का है 2k, मैं इधर लिख लेता हूँ 2k प्लस का 1, ये आपके C2 का मान है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से एक नज़र डालिएगा, अगर आप लोग एक नज़र यहाँ डालेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुई थी ना, ये समीकरण, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तीसरी समीकरण हमें जो प्राप्त हुई थी वो कह रही थी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन डज नॉट बराबर C1 बटा C2 था। तो अगर मैं इस पूरी समीकरण को ना लूँ, यानी C1 बटा C2 को ना लूँ, तो केवल मैं इनके साथ ही चल सकता हूँ आगे, ठीक है। इसको मैं आगे लेकर हल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको आगे लेकर हल कर रहा हूँ, देखिएगा। A1 बराबर मैंने यहाँ रख दिया 3, A2 बराबर मैंने रख दिया यहाँ पर 2k माइनस का 1, फिर मैंने बराबर का चिन्ह लगाया यानी कि इक्वल का चिन्ह लगाया। B1 बराबर मैंने निकाला था केवल और केवल 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और मैंने B2 बराबर कितना निकाला था, 2k माइनस का 1, ठीक है, सॉरी k माइनस का 1 मैंने निकाला था, k माइनस का 1, तो मैंने k माइनस का 1 रख दिया। और इसके बाद हाँ कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस इतना ही मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना डज नॉट बराबर थी, यानी ये वैल्यू थी ना ये B1 व B2 के बराबर में नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया आगे। इसको लेते तो फिर वो आगे मुझे हल ही ना करना पड़ता, क्योंकि जो चीज़ बराबर होती है उसी को हम लोग बराबर में लिखेंगे ना। तो बस इतना ही सॉल्व करना है, आगे इसको अब अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिएगा अब मैं इसका कैंची गुणा कर देता हूँ। तो देखिएगा कैंची गुणा जब हम लोग करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई k माइनस से 1 से हो जाएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई 2k माइनस से 1 से हो जाएगा, 2k माइनस का 1। अब आप लोग बताइएगा जब भी हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 या फिर किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो 1 जितनी संख्या होती वही आ जाती है। तो यहाँ पर संख्या 2k माइनस का 1 एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पर ये संख्या का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगी 3k माइनस का 3। इतना आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस 2k को इधर ले आऊँ और इस माइनस 3k को उधर ले जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। 3k माइनस का हो जाएगा 2k, और यहाँ देखिएगा ये माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये प्लस का है और ये माइनस का है, जो संख्या प्लस की होती है वो आगे आ जाती है, वो बड़ी होती है, तो बड़ी वाली संख्या हम लोग आगे लिखते हैं। तो प्लस का जो है ना 3 ये बड़ा है तो इसलिए लिखेंगे प्लस का 2। आप लोग प्लस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3k माइनस 2k ये हो जाएगा आपका k। तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू निकल कर आ गई ना, आप सभी को दिख रही होगी कितनी वैल्यू निकल कर आई। k का मान जो निकल कर आया वो निकल के आया आप सभी का प्लस का 2, यानी कि जो k की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है आपकी 2। आंसर कितना आ गया k का, यहाँ देख लीजिएगा। आंसर आप लोग लिख दोगे, आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे k बराबर 2, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन है ना आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, अच्छे से आंसर लिख लेना इसका। और इस प्रकार से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। हमको क्या दे रखा था, 2 समीकरण दे रखी थी और हमसे कह रहा था इसके कोई हल नहीं है। और जब भी कोई हल नहीं होते हैं तो कंडीशन कौन सी बनती है, ये वाली, इसको याद रखना। C1 माइनस C2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1 बटा B2 के। और इस कंडीशन को मैंने फॉलो करके पूरे समीकरण को मैंने अच्छे से लगा लिया, ठीक है। पूरे आंसर को मैंने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है, आपको Q की वैल्यू ज्ञात करने से कह सकता है, और A की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह सकता है, और P की भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह सकता है, ठीक है। यहाँ पर K की वैल्यू दे दी गई और समीकरण बदल भी सकता है, लेकिन कंडीशन आपकी यही होगी, ठीक है। तो अगली तरीके से हम लोग नेक्स्ट बार और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर के। तो अगला हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग अच्छे समझना, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को या फिर समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है जो समीकरण दे रखे हैं ना इसको केवल और केवल हमें हल करना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द से हो जाएगा। इसको आप लोग डालेंगे सिंपल से हल, ठीक है। हल डालेंगे, देखिएगा यहाँ पर हल डालने से पहले आप लोग जान लीजिएगा प्रश्न करना कैसे। देखिए जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना बोर्ड परीक्षा में या फिर प्री बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोग कंडीशन होती है इसकी 3 फॉलो करने की, यानी इसको 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे रहे कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आ जाएँ तो आप लोग इसको हमेशा विलोपन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले दिया है, तो लिख लेता हूँ दिया है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे दिया, क्या दे रखा है, x+2y बराबर का 19, ये हमारा समीकरण नंबर 1 दे रखा है। एंड माइनस का x प्लस का 2y बराबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब देखिए इन दोनों ही समीकरणों को हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं हल कर लेता हूँ विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि जो होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। देखिए सबसे पहले मैंने जो भी समीकरण दे रखे होते हैं उनको एक के ऊपर एक लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने एक लिखा, फिर जस्ट इसी के नीचे मैं दूसरे समीकरण को लिख लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, जो भी दे रखा होगा। अब देखिए सिंपल से आपको इस प्रकार से, जैसे आप माइनस प्लस करते हो ना, उसी प्रकार का आपको यहाँ पर ऐसे लाइन खींचनी है। इसके बाद आप सभी को इसमें से कोई एक संख्या को आपको हटाना होता है, चाहे आप इसे हटा सकते हो चाहे इसे हटा सकते हो, लेकिन याद रहे आप लोगों को वही संख्या हटानी है जो विपरीत हो। ये जैसे ये संख्या बराबर है, ये हटेगी नहीं, लेकिन ये संख्या ये प्लस है और ये माइनस, तो ये हट जाएगी। तो सबसे पहले हटाने के लिए तो दोनों समीकरणी होती है ना, उनको हमें प्लस में करना होता है। अगर ये दोनों अगर विपरीत दोनों बराबर होती तो हम इसको माइनस करते, समझ में आया। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से जोड़ने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखिए सबसे पहले मैं जब इसको जोड़ूंगा तो देखिएगा यहाँ पर जो ये आपका x है कट जाएगा और ये जो होगा जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 4y बराबर में ये 19 और एक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया ये समीकरण देख लीजिएगा, ये जो निकल के आया 4y बराबर का 20। अब देखिएगा यहाँ से y बराबर जो निकलेगा 20/4 और 4 एकम 4। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिएगा 4y बराबर में 20, और इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो y बराबर 20/4 हो जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि y का जो मान निकल कर आएगा, कितना निकल के आएगा, y का मान 5 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 5, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, y का मान 5 निकल के आएगा। तो आसानी से, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, समझ में आया आप सभी को। तो देखिएगा प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले पढ़ोगे प्रश्न क्या कह रहा है, फिर आप लोग उसकी कंडीशन देखोगे, वो क्या कंडीशन कह रहा है। यहाँ जो कंडीशन कह रहा था, प्रश्न हमसे 2 समीकरण दे दी गई थी और हमसे कह रहा था कि इस प्रश्न को हल कीजिए। तो देखिए हल करने के लिए मेरे पास क्या था, हल करने के लिए मेरे पास बहुत सारी विधि थी, 3 विधि थी, विलोपन, प्रतिस्थापन और वृज्ज गुणनफल विधि। लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करने से आंसर जल्दी आ जाता है। और देखिए जो ये 1 नंबर या 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, और पूछ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इसे, और अगर ना आया हो तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, द्विघात समीकरण के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहना कि केवल यही प्रश्न आएंगे, मैं और भी प्रश्न कराऊंगा, इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए कि समीकरण x² प्लस x प्लस 1/f यानी 1/4 इक्वल टू 0 हो, यानी कि कुछ इस प्रकार का आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपसे कहेगा इसको हल करो। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर x का मान निकालना होता है, ठीक है। x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू निकल कर आएगी, आपको निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि जब भी अगर आपको इस प्रकार से अगर घात में कुछ दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले इस पूरे समीकरण को हल करने से पहले आपको 4 को एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 4 का एलसीएम ले लेना है। अब देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखिए किसी भी प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले तो डालेंगे सॉल्व, या फिर हल भी डाल सकते हो आप लोग। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डालिए सॉल्व, ठीक है। अब देखिए दिया है, क्या दे रखा है, x² प्लस का x प्लस का 1/4 ये मुझे दे रखा है, और इसके बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है वो बराबर में 0 होता है, और अगर केवल इतना होगा तो ये आपका बहुपद बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल से जो ये 4 है ना पूरे में बट्टे में कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं सबके नीचे 1 कर दूं, क्योंकि 1 ही होता है ना। अब देखिए सभी का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा 4², यहाँ हो जाएगा आपका 4x, एंड यहाँ आपका केवल 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ जब 4 से 4 देखेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर जो बराबर में 0 दे रखा है एज इट इज़ रहने वाला है, सिंपल से इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे,
तो ये आपका हो जाएगा। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जो 4 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 0 के साथ, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमेशा 0 ही रहती है। तो मैं यहाँ सिंपल से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर 0 ही रहा। अब देखिए ये जो आपको समीकरण मिला ना, ये आपका समीकरण है ना, इसको आपको आगे सॉल्व करना है अच्छे से। इसको आप लोग सॉल्व करना, आप लोग आसानी से ला सकते हो। तो चलो मैं इसके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत सारी विधि होती हैं। आप लोग व्रज गुणनखंड कह रहा हूँ, आप लोग इसे गुणनखंड विधि से करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो एक दे रखा होता है ना, इसका मल्टीप्लाई आगे वाली संख्या से करते हैं। जितना भी आता है ना उसका बीच में जोड़ने व घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 4 एकम 4, यानी गुणा करने पर इसका और इसका गुणा करने पर आया 4, यानी 4x²। तो यहाँ पर गुणा करने पर और जोड़ने पर, यानी गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो देखिएगा 4x² प्लस का अगर मैं 2 + 2 करूँगा, अगर मैं 2 + 2 करूँगा तो 4 हो जाएगा, और अगर मैं 2 × 2 करूँगा तो भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 + 2 ये सही चलेगा, ठीक है। यानी 2 + 2 जो वैल्यू होंगी वो आपकी यहाँ पर सही बैठेंगी। हाँ समझ में आया ना। तो आगे इसके यहाँ पर हम लोग x लगा देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। चलो फिर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग समझते रहना, ठीक है, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा बेटा, इसका इसके संग मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2x हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है बहुत अच्छे से। आपको सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन लेना है और इसमें कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें इन दो संख्या में कुछ कॉमन लेना है, और इसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर यानी कि तीसरी और चौथी संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। कैसे मिल रहा है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले 2x जब मैं कॉमन लूँगा तो 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 2, x से एक x कट जाएगा, आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ देखोगे 2x और 2x दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ना तो x इसमें है, और x अगर इसमें है तो इसमें नहीं है, और अगर 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन एक कॉमन मिल जा रहा है। अगर एक यहाँ है तो यहाँ पर भी होता है, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है, तो यहाँ पर भी 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लूँगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जो वैल्यू अंदर होगी वही आ जाएगी, क्योंकि कॉमन 1 आ रहा है ना। तो अगर 1 कॉमन लेंगे फिर भी 1 ही रहेगा। तो 1 कॉमन लिया तो 1 आ गया, 2x एज इट इज़ हो गया। अब बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग अच्छे समझना, ये वैल्यू और एक बार ये जो वैल्यू समान है ना, इसको एक बार पहले लिख लेते हैं। तो 2x + 1 मैंने लिख लिया, और इसके बाद जो एक ये वैल्यू और ये जो वैल्यू बची है इनको लिख लेते हैं 2x + 1, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ये दो वैल्यू आई है ना, दोनों आपस में सिमिलर लग रही हैं, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू आपस में बराबर लग रही हैं। तो मैं सिंपल से ये जो वैल्यू बराबर लिख रही हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2x प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा लगा हुआ है। और जब भी अगर आप लोगों को आपको पता होगा, अगर x × x लिखा होगा तो उसको हम लोग x² कह देते हैं, 2 × 2 होता है तो उसको हम लोग 2 का स्क्वायर कह देते हैं, और 4 × 4 होता है तो उसको हम लोग 4 का स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संख्या दे रखी है तो इसको हम लोग स्क्वायर मान लेते हैं। आगे बराबर में 0 लगा देंगे, और देखिएगा सॉल्व करने के लिए आपको बहुत आसान है। ये जो स्क्वायर में दे रखा है ना, ये जब इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसमें अंडर रूट यानी 0 का अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी संख्या का 0 के साथ यानी 0 का अंडर रूट करते हैं तो वो 0 ही रहता है। मेरे में कहने का मतलब यहाँ अगर हम 0 का अंडर रूट करेंगे तो वो 0 ही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 ही रहने वाला है, और 2x + का 1 आपका ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, अगर मैं निकालूंगा तो प्लस का ये जो 1 है ना उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और ये जो x के साथ 2 गुणे में दे रखा है, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा बट्टे में 2। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो k का मान निकल कर आया, क्या निकल के आया, x बराबर -1/2, ये आपके x का मान निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान, यानी कि इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में आपसे 1 नंबर में बन सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और बेटा 1 नंबर में आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना, ठीक है। और काफ़ी बार पूछा भी गया है, बदल के पूछ सकता है। अगर यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, हो सकता हो संख्या बदल दे, लेकिन आपको इस प्रश्न को आसानी से कर लेना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था जो मैंने करके बताया आप सभी को। अब देखिएगा यहाँ पर जो आप लोगों को दूसरा प्रश्न है ना, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन बोर्ड बच्चों को दिक्कत देता है, तो मैं इसको भी अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण √2x²
प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। किसके कौन सी विधि दे रखी है यहाँ पर? गुणनखंड विधि। तो अगर आपसे कह दे गुणनखंड विधि तो आप लोगों को जो मैंने अभी जो विधि बताई थी ना उससे ही सॉल्व करना। एक और आती है विधि श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा भी हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन जो श्रीधराचार्य सूत्र है ना यहाँ पर वो दे नहीं रखा है, इसलिए हमसे कह रहा है गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, तो हम लोग उसी विधि से उसको हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हम लोग हल करना शुरू करेंगे। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर में 0। तो ये हमको समीकरण दे रखी है। अब मैं इसको बहुत अच्छे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस संख्या का मल्टीप्लाई इस संख्या से करते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, इधर देखिएगा 5√2 इंटू √2, ये अंडर रूट मिलके हो जाएंगे 2 और ये आपका बचेगा 5, तो इसका मल्टीप्लाई इसके संग हो जाए तो आ जाएगा आपका 10। यानी कि मुझे ऐसी संख्या लानी है यहाँ पर बीच में जो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो मुझे बताइएगा 5 और प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है, और 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 + 2 यूज़ करूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सही बैठेगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको आगे हम लोग हल करते हैं। देखिएगा कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा वैसा जो कुछ दे रखा है √2x² प्लस, अब मैं 7x की जगह लिख दूंगा 5 + 2x। ठीक है, लिख दूंगा। इसके बाद देखिएगा जो संख्या यहाँ पर दे रखी 5√2, इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा मैं। और यहाँ आप लोग देख लीजिएगा अब क्या करना है। अब मैं सिंपल से आपको बताया था मैंने कि जो x है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2x² एज इट इज रहने वाला है। ये 5x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा बराबर में 0। आगे इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन देखते हैं और इसमें कुछ कॉमन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा सबसे पहले जब मैं इसमें कॉमन देख रहा हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप सभी के लिए कि यहाँ पर केवल एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो x, क्योंकि x यहाँ पर है और x यहाँ पर है। अंडर रूट यहाँ तो है, यहाँ नहीं। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं, तो क्या कॉमन आ रहा है? x, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब जब मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ पर √2x बचा और यहाँ पर केवल 5 बचा। ठीक है, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। प्लस लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे क्या कॉमन मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ पर 2 अंडर रूट कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन आ रहा है? मैंने आपको बताया ना कि √2 इंटू √2 क्या होता है? √2 इंटू √2 होता है 2। या तो मैं यहाँ पर सिंपल से √2 को कॉमन ले लूँगा। जब मैंने √2 को कॉमन लिया यहाँ से तो देखिएगा क्या आ गया, यहाँ पर √2x बचेगा और प्लस का आपका 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से √2 कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिला। सबसे पहले ये संख्या आपकी बराबर आ गई, √2x + 5, √2x + 5, इसको हम लोग लिख लेंगे √2x + 5 और इसको लिख लेंगे फिर x प्लस √2x प्लस √2। तो इस प्रकार से यहाँ देख लीजिएगा बराबर में 0 लिख देंगे और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे तो देखिएगा √2x + 5 बराबर में 0 और एक बार इसको बराबर में 0 कर लेंगे तो x √2 बराबर में 0। ठीक है, दोनों संख्याओं को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग संख्याएं निकल के आ रही हो तो। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, उधर चला जाएगा -5 और ये अंडर रूट इधर नीचे आ जाएगा तो -1 आ जाएगा आपका, -5 बटे √2 और दूसरा आ जाएगा आप सभी का यहाँ से देख लीजिएगा -√2। तो यानी कि आप लोग देख लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पर आप कह रहा था कि प्रश्न को हल कीजिए और गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो हल करने पर x के 2 मान निकल के आया। पहला निकल के आया आप सभी का -5 बटे √2 और दूसरा निकल के आ रहा है -√2। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए। इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।